तो आइए बच्चों, मैं इसको ऐसा नहीं बोल रहा कि हम पूरा का पूरा चैप्टर, देखो डेटा सारा आएगा बट इट इज लाइक रिविजन टाइप्स, जो आपने फाउंडेशन में करा था आपको सारा का सारा डेटा यहाँ पे दिखेगा। ठीक है बच्चे, चलिए। तो सर, डेप्रिसिएशन सबसे पहले, तो ये कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है बच्चे? AS10। और AS10 का नाम है PPE। पीपी की फुल फॉर्म पता है क्या होती है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो ना पहले के जमाने में नाम होता था फिक्स्ड एसेट, अब फिक्स्ड एसेट का नाम हटके क्या बन गया बच्चे? PPE। हालांकि आप फिक्स्ड एसेट लिख दो, ऐसे नंबर नहीं कटते, बट रियल लाइफ में आप बाहर की स्टेटमेंट्स कंपनीज की देखोगे तो वहां पे फिक्स्ड एसेट वर्ड यूज नहीं होता, वहां पे यूज होता है PPE। अब सवाल ये है कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? क्या होता था? फॉल इन द वैल्यू या इंक्रीज इन द वैल्यू? ओके, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट या करंट एसेट? करंट एसेट की वैल्यू नहीं गिरती, मेरा स्टॉक है बिक नहीं रहा, वैल्यू गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती, पर उसके गिरने को डेप्रिसिएशन नहीं बोला जाता, तो फिक्स्ड एसेट है। दूसरी बात, टैंजिबल या इनटैंजिबल? टैंजिबल। इनटैंजिबल की वैल्यू नहीं गिरती, एग्जैक्ट, दैट्स कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। तो आप ये कह सकते हैं कि क्या चीज है बच्चे, ये टैंजिबल। और अगर मैं आपको बोलूं, आप ऐसे कोने में लिख सकते हो कि भाई इनटैंजिबल की वैल्यू गिरती है ना, तो उसको क्या बोला जाता है भाई? amortization. Very good. So it is fall in the value of the fixed asset due to, क्यों वैल्यू गिर जाती है बच्चे? वियर एंड यूज करोगे तो ऑब्सोलीन्स होता है एक, लेकिन उससे पहले बोलूंगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब ये होता है, अभी अभी आपने देखा दुष्यंत सर ने फोन खरीदा, ठीक है, मान लो उन्होंने फोन खरीदा, कौन सा फोन खरीदा? iPhone 17। वेरी गुड, रिच इंसान है बेटे वो, ठीक है, शादी हो रही है, पता नहीं खरीदा है कि गिफ्ट मिला है, पता नहीं है। हाँ, क्योंकि इतने टाइम से नहीं तो चेंज जो इंसान नहीं कर रहा उसे क्या ही फर्क पड़ रहा होगा। हाँ, मैम ने बोला होगा कि चेंज कर लो नहीं तो शादी नहीं करूँ, फिर सर ने बोला हाँ, ठीक है। तो सर ने खरीदा, कितना टाइम पहले खरीदा? 1 महीना पहले मान लेते हैं। कितने का खरीदा? कितने का है वैसे 17 अभी? 83। वेरी गुड, आपकी शॉप किधर है भाई साहब? 83,000 का खरीदा है। और मान लो अभी तक बॉक्स में पड़ा हुआ था, और वो मैं बॉक्स आपको दे दूं फोन के साथ, तो भाई 83 का खरीदा था, 83 का ले लो ना। अब में से कितने बच्चे 83 में लेने को तैयार हैं? कोई अच्छा बच्चा? कितने में? 70,000। 83 से सीधा वैल्यू, पर यूज भी नहीं हुआ बच्चे भी तो। हाँ, पर एक चीज कह सकता हूँ कि सर चाहे यूज ना हो, बट अगर टाइम भी बीतता जाता है तो भी तो वैल्यू गिरती जा रही है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उस चीज को यूज कर रहे हो, फैन चल रहा है, यूज हो रहा है, ठीक है, वैल्यू गिरती है। हम कपड़े पहनते हैं, बार बार यूज करते हो, उसका दिख रहा होता है, वो जो स्टार्टिंग में ग्रेस होती है बाद में नहीं होती, सो दैट्स यूसेज। लेकिन क्या पैसेज ऑफ टाइम से भी वैल्यू गिर जाती है, ठीक है। दूसरा, आप कह सकते हो ड्यू टू ऑब्सोलीन्स। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्सोलीन्स? एक टेक्नोलॉजी का बिल्कुल गायब हो जाना, कोई ऐसी चीज जो आपको लग रहा है कि सर ये चीज पहले तो होती थी अब तो गायब ही हो गई। हम्म। चिड़िया? हाँ, अब तो गायब ही हो गई ना। और वो आपके मार्क्स 12th में काफी आते थे, गायब ही हो गए कहीं। हाँ, ठीक है। तो ऑब्सोलीन्स होते हैं जैसे कि आपने वो स्कूटर देखा होगा, पहले चेतक स्कूटर होता था, ठीक है, अभी एग्जाम्पल में तो गायब मान लेते हैं।
ठीक है। और टीवी देखा था, बॉक्स वाला टीवी होता है, अभी है किसी के घर में? हाँ, अभी अगर आप इधर जाओ, क्रोमा में जाओ, आप बोलो बॉक्स वाला टीवी दो, मेरे नहीं है। आप बोलो क्या इतना बड़ा शोरूम है आपके पास, तो सामान ही नहीं होता। हाँ सर, तो आप मुझे बताइए सर, वो सब चीजें आउटडेटेड हो चुकी हैं। आपने देखा होगा ब्लूटूथ डिवाइसेस भी होते थे पहले बहुत। देखिए मेरे पास भी एक था, अच्छा था, फोन आ रहा है प्रोट्रॉनिक्स, लेकिन आपको पता है आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी क्या हो गई, मेरे को नहीं पता, आपको पता ही होगा शायद से। आजकल अब ना लेंस कार्ड का ही आ रहा है कि इसी में ही कनेक्टेड होगा। ठीक है, तू फोन उठा रहा है ना, तो ऐसे हेडफोन भी नहीं चाहिए, ब्लूटूथ से ही कनेक्ट हो जाएगा, और उसमें गाने भी चलेगा। आप सोचो, आप एग्जामिनेशन हॉल में हो, और अगर ऐसे कनेक्टेड रहे तो पता लगेगा किसी को, है ना, गुड आइडिया ना। ठीक है, तो भाई अब टेक्नोलॉजी ऐसी होती जा रही है कि सोचो आपने सिर्फ एक चश्मा पहना हुआ है और किसी को नहीं पता लग रहा, उधर से आंसर कोई बोले जा रहा है, आप लिखते जा रहे हैं। मैं भी लेने गया था, उन्होंने बोला अभी बंद हो गया, क्योंकि अब कुछ आ रहा है कि उनका ना लेंस के अंदर भी कोई फोन की जगह ना जैसे मूवी भी चल जाए या कुछ भी चल जाए, वो भी एक टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उन्होंने अभी ऑडियो वाला बंद कर दिया। ठीक है, तो दैट्स ऑब्सोलीट्स, कि मतलब किसी भाई ब्लूटूथ वालों का हट गया। अच्छा एक और चीज, कैन आई से टेक्नोलॉजिकल चेंज। बच्चे मेरा जो फोन है ना, ये आईफोन 15 है प्रो, मैक्स नहीं है, 15 या 16 है वैसे। ऐसे बोलने से सामने वाले को लगता है कि आप अमीर हो, तो मैं ऐसे बोलता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली 15 प्रो मान लीजिए, और मैंने हो सकता है ये 1 लाख का खरीदा होगा, तो आप अभी इसको ले लोगे ना, 1 लाख का है तो 80,000 का तो ले लोगे। हाँ, तब एक बार टाइम हो गया, साल हो गया, पर 20,000 वैल्यू कम तो कर दी। पर क्या कह सकता हूँ, एक ये भी आता है सर, आज के टाइम में 15 कौन लेता है सर, 16 आ गया, 17 आ गया। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ जैसे जैसे कंप्यूटर और मोबाइल की तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, तो जस्ट नेक्स्ट वर्जन आता है तो आपके एसेट की वैल्यू कम हो जाए। बताइए, हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी नया नया फोन खरीदा हो? पार्थ ने आईफोन लिया, वेरी गुड बेटा। कौन सा फोन लिया आपने? कोई बच्चे जिसने अभी रिसेंटली खरीदा? इधर मनीषा जी आप, कृष्ण, तो कोई बात नहीं, कोई भी फोन दिखा दो, दिखाना आपका फोन, कितने का खरीदा आपने? 49,000, ओ माय गॉड। ये कौन सा फोन है बच्चे, आईफोन 14? बंद हो गया 14? संजय भैया के पास ही आईफोन है। हाँ, ये मतलब, और ये तो ऐसे ही वो करता है, हेलो सिरी, सनपैक प्राइसिंग, कल देख रहा था मैं ऐसे बात करता रहता है सिरी से। अच्छा, एक चीज समझना, ये कितने का लिया था आपने? 49,000 का। तो इसका क्या वैल्यू लगेगा, मैं भी इसको बेच रहा हूँ, ठीक है, बेच दो ना, जो प्राइस है आपका मिलेगा ना। ठीक है, 49,000। नेहा जी, आपकी फ्रेंड का फोन है, खरीदा आपने? नहीं खरीदा? कितने का? 15 से 20 हजार। और कोई बच्चा है जी, कितना फ्री में? 20 हजार मान ले। तो अगर मान लो करण जी आपको 20 हजार में चाहिए, तो मैं आपको फोन दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यहीं से सीधा ही फोन ऐसे दूंगा। ठीक है, हाँ, ठीक है, और सपोज कर, एक बार देखना आपको प्रैक्टिकली कैसे होता है। ठीक है, वैल्यू कैसे गिरती है प्रैक्टिकली देखनी है आपको। हाँ, ठीक है, और तो अगर मैं तुम्हें ऐसे दूंगा तो चांसेस है तू पकड़ लेगा या गिर जाएगा? हो सकता है वहां तक पहुंचे ही ना, गिर जाए, और गिर गया। ठीक है, और फिर मुझे बताइए, मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ, अब इसका प्राइस क्या है? 20 हजार से अभी क्या हो जाएगा? ठीक है, आपको दे दो मैं, आप सबसे अच्छी कैच करोगे, आप ही का फोन है। अगर ये वैल्यू इस तरीके से गिर जाए, जैसे मैं आपको भी दे रहा हूं, और ये गिर जाए, तो उसके साथ इसकी वैल्यू भी गिर जाएगी। इज इट डेप्रिसिएशन? बट दैट्स फॉल इन द वैल्यू। बट ये कोई सिस्टमैटिक फॉल नहीं। सिस्टमैटिक फॉल समझते हो? अब ये प्लान्ड होता है, 5 साल लाइफ,
10,000 वैल्यू गिर रही है, एकदम से फोन गिर जाना, क्या डेप्रिसिएशन होगी, इसकी वैल्यू गिर गई? नहीं। तो इसको क्या बोला जाता है बच्चे? इम्पेयरमेंट बोला जाता है। एक वर्ड होता है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, तो आप समझिए डेप्रिसिएशन एक अलग वर्ड होता है और एक वर्ड होता है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। आप इसको कह सकते हो कि ये क्या होता है सर जी, ये होता है सडन फॉल इन द वैल्यू। अर्थक्वेक आ गया, बिल्डिंग गिर गई, तो मैं ये थोड़ा ना बोलूंगा भाई मेरी बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो, वो तो धीरे धीरे होती है भाई, वो तो प्लांट वे में डेप्रिसिएशन होता है। यानी कि ये जो फॉल होती है ना बच्चे, इस फॉल को आप कह सकते हो इट इज अ सिस्टमैटिक। लेकिन एकदम से अगर वैल्यू गिर जाए तो दैट्स कॉल्ड इम्पेयरमेंट। क्या आप देखना चाहते हैं इम्पेयरमेंट कैसे होती है? सारे बच्चे देखना चाहते हैं? जो बच्चा देखना चाहता है लाओ फोन लाओ अपना। ठीक है। तो भाई अब मैंने आपके साथ थ्योरेटिकल बातें कर ली, अब जरा पैटर्न के अंदर आते हैं। ये सारे कारण होते हैं भाई, बात इतनी सी है। डेप्रिसिएशन जो होता है वो कैश एक्सपेंस होता है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है। इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। उसके बाद डेप्रिसिएशन जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है या इनडायरेक्ट होता है? जनरली कहां देखते हो आप डेप्रिसिएशन को, ट्रेडिंग या पीएनएल? पीएनएल। तो मैं इसे लिख रहा हूं नॉन कैश है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बहुत अच्छी बात है। आप फर्स्ट डे चार्ज करते हो या लास्ट डे चार्ज करते हो? एग्जैक्टली, इट इज चार्ज ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड कैन आई से इट इज चार्ज ऑन टाइम बेसिस। भाई 4 महीने इस्तेमाल करा तो 4 महीने की लगती है डेप्रिसिएशन। अगर तुम कोई एसेट को आज खरीदोगे, आज खरीदा आपने एसेट, कितने महीने की डेप्रिसिएशन लगाओगे इस साल? 1 महीना मोटा मोटा, मार्च का महीना ही तो यूज कर रहे हो। सो बेसिकली इट इज चार्ज ऑन टाइम बेसिस। कोई दिक्कत नहीं आता? ओके। तो ये आपका टेक्निकल थोड़े थोड़े पॉइंट्स हो गए। बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा बच्चे, बस फोकस रखिएगा। डेप्रिसिएशन के अंदर ना बच्चे हमने क्या क्या पढ़ना है आइए वो लिखते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको जर्नल एंट्री करा दूंगा डेप्रिसिएशन की सारी। फिर इसके बाद मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। करण जी ऊपर से एसी ऑन कर दो ना। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, देन चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। बच्चों मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर सकते हैं? हाँ जी। क्या हुआ? चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। और भी होता है भाई रीवैल्यूएशन। हाँ जी, वो सेल ना बच्चे मैं जर्नल एंट्री में पकड़ लूंगा। रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसके अलावा बच्चे अगर कुछ होगा, वैसे तो एक एसेट डिस्पोजल होता है, बट मैं इसको मिसलेनियस में डाल देता हूँ बच्चे, बाकी सारा जो, ठीक है ना। और आइए आपके साथ हैवी बात करूंगा जर्नल एंट्री। डेटा कुछ नहीं छूटेगा बट विदाउट ब्रेक आएगा, बस आप ये समझिएगा। जर्नल एंट्री जो होती है ना बच्चे, वो दो ऑल्टरनेटिव के तहत होती है। एक होता है ऑल्टरनेटिव नंबर 1 और एक होता है ऑल्टरनेटिव नंबर 2। अच्छा जी। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिएगा जर्नल एंट्री। क्या दोस्त? तो आइए पहले एंट्रीज लिखते हैं, ठीक है, प्रॉपर एकदम फॉर्मेट में।
मैंने आपको क्या बोला, कितने ऑल्टरनेटिव्स होते हैं बच्चे? दो। तो आइए पहले हम ना सिर्फ एंट्रीज लिख रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे मतलब कैसे क्वेश्चंस और क्या है। तो सबसे पहले तो आप फिक्स्ड एसेट परचेज करते हो, ठीक है, तो आप क्या एंट्री डालते हो फिक्स्ड एसेट परचेज करते हो जब आप? एग्जैक्टली, ऑल्टरनेटिव नंबर 1 और 2। पहले मैं ऑर्डर नंबर 1 करा रहा हूं। तो सबसे पहली एंट्री जब आप फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं तो फिक्स्ड एसेट टू कैश, और अगर उधारी पे है तो अगर नाम ना दिया होता तो भी वेंडर, देखिए वेंडर बोला जाता है, कैश बोल लो, वेंडर बोल लो, ठीक है बच्चे। और ये जो आप फिक्स्ड एसेट को रिकॉर्ड करते हैं, इस प्राइस को क्या बोला जाता है बच्चे? ओरिजिनल कॉस्ट। इसको बोला जाता है ओरिजिनल कॉस्ट। देन आप जब ईयर एंड हो जाता है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। क्या एंट्री होती है डेप्रिसिएशन की? वेरी गुड, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। लेट सपोज आपने 100 रुपए का एसेट खरीदा और आपने 10 रुपए वैल्यू गिरा दी, तो अब आपका फिक्स्ड एसेट कितने का हो गया? दैट्स कॉल्ड बुक वैल्यू। और इस डेप्रिसिएशन को हम कहाँ भेज देते हैं बच्चे? पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। यानी कि 10 रुपए को मैं कहाँ भेज दूंगा? पीएनएल। क्योंकि भैया हर खर्चा पीएनएल में जाता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है सिर्फ डेप्रिसिएशन जाता है, इस दुनिया का हर खर्चा जो होता है, खर्चा हो या इनकम हो, भी ट्रांसफर इट टू पीएनएल। ये हमने लेजर में भी सीखा हो। बहुत अच्छी बात। कहने से ये ईयर 1 की एंट्री हो गई जब हम खरीदते हैं। ऐसे ईयर 2 में कौन सी दो एंट्री डालोगे आप? तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा बार, ठीक है। मैं अब आपको सीधा सेल की एंट्री बोल रहा हूं। चौथी एंट्री हम क्या सीख रहे हैं? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो अगर मैंने सेल करा तो एक बात तो तय है कि कुछ पैसा आएगा। टू, देखते हैं मतलब तुम ना एक नोन पर्सन हो, आपको सब आता है। तो मैं यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट लिखूं, ये जो बाहर जाएगा, या बुक वैल्यू लिखूं? एग्जैक्टली, ये होगी बुक वैल्यू, ये होगा सेल प्राइस। और भाई मान के चल लो, सेल प्राइस मान लो 150 है, ये मान लो 90 है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया आपको? 60 रुपए का। तो बेटे 2 PNL कर दोगे, और अगर लॉस हो गया तो पीएनएल डेबिट कर दोगे। यानी कि अगर लॉस हो रहा है तो डेबिट कर देंगे आप। हेलो, हेलो, वो बाद में कॉल करेगा, मैं नहीं सुन पाता। हाँ जी बच्चे। क्या यहां तक बच्चों को समझ आ गया? चलो, तो ना मैं इसका भी लंबा एग्जाम्पल और वो सारा करेंगे, लेकिन एंट्रीज इससे ज्यादा और नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं ऑर्डर नंबर 2 पर आ जाऊं, तो देखते हैं आपको ऑर्डर नंबर 2 याद है कि नहीं है। याद है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता था। तो मैंने फिक्स्ड एसेट परचेज करा, तो मैं क्या एंट्री डालूंगा बच्चे? फिक्स्ड एसेट टू कैश। एंड कैन आई से विद द ओरिजिनल कॉस्ट। एक एक वर्ड का गहरा मतलब है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं सोच समझ के लिख रहा हूं कोई चीज। अब जब साल का एंड होगा तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, व्हाट एंट्री यू विल पास? देखो डेप्रिसिएशन खर्चा होता है, वो तो डेबिट होगा ही होगा बच्चे। एग्जैक्टली, रादर देन रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ द एसेट, मैं एक लायबिलिटी बना देता हूं। किस नाम से बच्चे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बहुत अच्छी बात है। एंड लेट मी टेल यू द नेचर, ये एक लायबिलिटी का नेचर। तो देखो मैं एसेट को तो गिरा नहीं पाया, पर उसके काउंटर मैंने एक लायबिलिटी खड़ी कर दी। ठीक है साहब जी। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं डेप्रिसिएशन को पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा? बिल्कुल करोगे सर। तो अगली एंट्री क्या होगी? पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। बहुत अच्छी बात है सर। अब आप मुझे बताइएगा, जब मैं सेल करूंगा, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो भाई अगर आप सेल करोगे
तो बैंक तो डेबिट होगा ही होगा। कैन यू टेल मी विद व्हाट अमाउंट? विद अमाउंट ऑफ सेल प्राइस, जो पैसा है। देखते हैं आप क्या आंसर देंगे। आप फिक्स्ड एसेट क्रेडिट कितने से करूंगा, आई मीन बुक वैल्यू या ओरिजिनल कॉस्ट? एग्जैक्टली, क्योंकि जब उसकी वैल्यू गिरी नहीं रही, तो अब जब वो जाएगा तो टोटल अमाउंट से ही जाएगा ना, जितने में खरीदा था उतने से ही बाहर जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट लिखा जा रहा है। दोनों में फर्क देखो, ये बुक वैल्यू है, ये ओरिजिनल कॉस्ट है। अब आप मुझे बताइए, इससे रिलेटेड जो प्रोविजन बनी हुई थी वो भी तो खत्म करूंगा। तो प्रोविजन जो खत्म करूंगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में खत्म कर दूंगा। एंड यू कैन वेरी वेल से दिस एज बुक वैल्यू। मेरी बुक में जितने का प्रोविजन है मैं उसको खत्म कर दूंगा। बात इतनी सी है जी। क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ गई तो प्रॉफिट, डेबिट साइड पे आ गई तो। याद आ रही है थोड़ी थोड़ी बातें वाली? कनेक्टेड है ना सब बातें बच्चे? चलिए कूल। अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं भी आपको डेटा ही दूंगा, ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर नहीं जा रहा है अभी, पहले हम डेटा वो करेंगे। तो जर्नल एंट्री में अगर मैं आपको बोलूँ ना, इससे ऊपर कोई बात नहीं। हाँ वो तो भाई रिपीट होनी है बार बार, डेप्रिसिएशन 6 महीने के लगनी, वो सारे लॉजिक अभी चलते रहेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे बड़ा वाला। अब मैं आपके साथ आ रहा हूँ मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या आप बता सकते हैं कितने मेथड होते हैं? वैसे आपके फाउंडेशन में 2 लिखे हुए थे, हाँ, पर पेपर में कई बार आए भी हुए थे, और अभी भी आप देखोगे तो अब तो है ही। ठीक है, मशीन आर्स और वो वाले तो है ही अब आप। क्या दोस्त? हाँ ठीक है। एक था एसएलएम, उसके बाद बच्चे डब्ल्यूडीवी। कौन सा? अच्छा, सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट्स मेथड, बहुत अच्छी बात है जी। इसके बाद 3 थे, वो एकदम सेम होते थे, तो उसको मैं एक साथ ही लिखूंगा। मशीन आवर्स, प्रोडक्शन यूनिट्स, और डिप्लीशन मेथड। याद है बच्चे? और भाई इतने बढ़िया तुम्हारे एक बार नोट्स करवा दूंगा, एसएलएम में भी 2 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। या तो तुमको लाइफ के बेसिस पे निकालना होगा, या तुमको रेट दे दिया होगा, है ना। और डब्ल्यूडीवी में ना कोई झमेला नहीं होता, हमेशा रेट दिया होता है। सर ये क्या बोल रहे हो आप बेटे, बहुत ही बढ़िया लेवल पे लिखवा रहा हूं आप। आइए अब हम शुरू करते हैं एसएलएम मेथड। मैं कोई वैल्यू बड़ी बड़ी नहीं रखूंगा, लॉजिक दिखाऊंगा बस, एकदम कोर तक का लॉजिक दिखेगा आपको, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे। कैलकुलेशन में नहीं उलझाऊंगा आपको मैं। तो सबसे पहला मेथड एसएलएम, एक लाइन लिख लो चाहे एसएलएम की। एसएलएम का क्या मतलब होता है? अंडर एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंजेस और रिमेन्स सेम। रिमेन्स सेम, प्लीज लिख दीजिएगा। अंडर एसएलएम मेथड या अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, the amount of depreciation per year remains same। बहुत अच्छी बात है जी। तो एक छोटा सा एग्जांपल और सारी बातें सामने। एग्जांपल नंबर 1, एसएलएम का जो हम बनाएंगे। मैंने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा 5,000 का, बहुत अच्छी बात है। क्या मैं कह सकता हूं इसको ओरिजिनल कॉस्ट बोला जाता है? फिर एक होता है बच्चे सैल्वेज वैल्यू। व्हाट इज सैल्वेज वैल्यू? हाँ जी, स्क्रैप वैल्यू, बिल्कुल करेक्ट। कि ये ना, मतलब जब एसिड की लाइफ खत्म हो जाएगी तो इतने का बिक जाएगा, है ना। तो एसिड का डिटेल दिया हुआ है, फिर लाइफ दिया हुआ है बच्चे
4 years। और मैं तुमको ज्यादा तंग नहीं करूंगा, तुमने खरीदा कब इसको? 1/4/20 को। अरे सर मेथड तो बताओ सर। अरे बेटे, अगर कुछ नहीं भी लिखा होगा ना, और अगर इतना डेटा होगा, तो मेथड कौन सा लग रहा होगा? अरे एसएल। क्या मैंने आपको इस क्वेश्चन में रेट दिया? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है आपके पास। बट अगर आपसे पेपर में एमसीक्यू में पूछ रहे व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ऐसे होता है भाई। आप अकाउंट्स का पेपर ना ऐसे मत सोच के जाना कि ये क्वेश्चन है ये आ जाएंगे। आपका एक होलसम अप्रोच पे डेवलपमेंट होनी चाहिए अकाउंट्स। कैन यू टेल मी द रेट? मैं बताऊं? लाइफ कितनी है? 4 साल। तो 25 25 25 25। जब ये एसेट 4 साल में खत्म हो जाएगा, तो उसका मतलब 1 साल में कितना खत्म हो रहा है? 25%। तभी तो 100% अगर कोई चीज होती है, तो 25% ही तो खत्म हो रहा है। कोई लॉजिक नहीं है और इससे ज्यादा। अगर लाइफ होती 10 years, 10%। क्योंकि अगर किसी चीज की लाइफ 10 साल है, तो बेटे 10 10 रुपए 10% करके खत्म हो रहा होगा ना। वो हो चुकी है। अभी ये पूरा कराऊंगा। मतलब इसका ना तेरे को रेट निकालने के लिए, जो मैं अभी बता रहा, रेट निकालने के लिए तेरे को सिर्फ लाइफ देखनी है, तो रेट में कन्वर्ट कर। समझ रहे? तो ऐसा नहीं है पेपर में ऐसे आता है, बट आपका वो लेवल डेवलप्ड होना चाहिए कि सर ऐसे पता लग रही है चीज। ठीक है बच्चे, मुद्दे की बात हुआ है जी। अब बड़े ही प्यार से देखिएगा। 1/4/20 को मैंने कितने रुपए का एसेट खरीदा? 5,000। और मैं अभी ईयर बना रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट अकाउंट्स, आपका लॉजिक कनेक्ट होना चाहिए भाई। 1 साल खत्म कब होगा? देन 31 मार्च 22, और 31 मार्च 24। 4 साल लाइफ है ना जी। बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताइए, जब तुमने ये एसेट 5,000 का खरीदा, तो ऐसे ही पूछ रहा हूं क्या एंट्री डालोगे? लिखना मत, अभी एंट्री वेंट्री मत लिखना, मेरे को एंट्री सिखानी है। फिक्स एसेट टू कैश। वेरी गुड। साल के एंड पे आपने पूरा साल ये यूज करा, तो मुझे निकालनी है भाई डेप्रिसिएशन। अब मैंने एंट्री के अंदर नहीं घुस रहा, मैं आपको वर्किंग सिखा रहा हूं। देखो भाई बात ऐसी है, एक बार के लिए आपको सैलवेज वैल्यू नहीं समझना ना, मत समझो आप। तुम्हारा एसेट कितने का? लाइफ कितने की? तो इसका मतलब पर ईयर कितना? 1250। सीधी सी बात है। आपने 100 रुपए का फोन खरीदा, 2 साल लाइफ है, तो कितनी वैल्यू गिराओगे हर साल? 50 रुपए। यही तो कर रहा हूं, ये रही कॉस्ट, ये रही लाइफ डिवाइड कर दी। पर जिंदगी में सैलवेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है कि भैया, जब कल को इसकी लाइफ खत्म होगी ना, तो 1,000 तो मिल जाएंगे। तो मैं ये सोचता हूँ भाई, मैंने 5,000 का खर्चा करा, पर 1,000 तो मुझे मिल जाएंगे ना। तो मेरा नेट नेट एसेट कितने का लगा मुझे? 4,000 का। और मैं इसको लाइफ से डिवाइड कर दूंगा, 4 से। तो कितने रुपए आ जाएगा? 1,000 रुपए। विच मीन्स, अगर मैं आपको बोलूं, क्या मैं कह सकता हूँ 1,000 रुपए यहां वैल्यू गिरेगी? और आप साथ साथ बुक वैल्यू बता दीजिए, बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4,000। फिर अगले साल कितनी वैल्यू गिरेगी? 1,000। बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर दोबारा 1,000 गिरेगी तो 2,000। फिर दोबारा 1,000 गिरेगी तो 1,000। और ये कोई मैजिक नहीं है, ये आपने खुद आखिरी में 1,000 बचाई है वैल्यू को। क्यों? क्योंकि आपने फॉर्मूला क्या बनाया बच्चे? फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन का, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। मैंने यही तो करा था। 5,000 माइनस 1,000, मैंने खुद बोला भाई 5,000 पूरी नहीं गिराऊंगा वैल्यू, डिवाइडेड बाय लाइफ 4 years। कितना हो गया मालूम है? 1,000 पर annum। ठीक है, तो मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूँ, आपको मतलब ना, मैंने बच्चे जब पहले तो, जब छोटे थे ना, तो पहले तो मैं जो भाई थे उनकी बाइक में चलाता था। पर मैंने जो फर्स्ट बाइक ली थी ना, तो वो ना रॉयल एनफील्ड ली थी। रॉयल एनफील्ड पता है सब बच्चों को? पता ही था।
क्या होती है रॉयल एनफील्ड? क्या है बच्चों, क्या है? ऑटो है, ट्रैक्टर है, क्या है? बुलेट। बुलेट वो गन वाली बुलेट है, वेरी गुड। तो रॉयल एनफील्ड के आगे ये क्या लिखा होता है? 350 सीसी, ये क्या होता है? अभी रुक जाना, बताते ना, वो तो कुछ क्रिएटिव आंसर आते कुछ यार। हाँ, क्या होता है 350? क्या होता है गौरी जी? आपकी वो एक्टिवा में तो लिखा है 350 सीसी। नहीं, 350 सीसी क्या होती है? इंजन पावर। तो मैंने ना उस टाइम पर, अभी कितने की आती है अभी, अगर पता होगा किसी को? क्लासिक 2,30,000 की। उस टाइम पे जब लॉन्च हुई थी, तब 1,20,000। हाँ, 100%। मेरे को उस टाइम पे सबके प्राइसेस ध्यान है, क्योंकि मैं जब लिया था इलेक्ट्रा, उस स्टैंडर्ड उस टाइम पे 95,000 होती थी। इलेक्ट्रा 1,10, क्लासिक और थंडरबर्ड। थंडरबर्ड भी उससे कम, 1,17 1,18 होती थी। क्लासिक नई लॉन्च हुई थी, फर्स्ट टाइम उसी साल में लॉन्च हुई थी। 1,20 का प्राइस था। पर ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे, तो क्या मैं कह सकता हूँ सर, 1,20 तो आज के टाइम पे तो बाइक 1,20 की नॉर्मल वाली भी 90,000 या आई थिंक आ जाती। आई थिंक एक्टिवा भी ज्यादा महंगी हो गई है 95 की। मैंने जब एक्टिवा ली थी घर में पापा के लिए, तब 45,000 की थी यार। स्प्लेंडर हो सकता है उस टाइम 30-35 हजार की हो गई। पैशन में, आपको पैशन बाइक पता है? पैशन बाइक 40,000 की। अब कितने की है? 15 में बहुत और पहले का। एज ज्यादा है मेरी ना। मेरे को पैशन ध्यान नहीं, पर मैंने बुलेट 2010 में ली। अब मैंने निकाल, हाँ, लेकिन अभी मैंने उसको सेल आउट कर दिया। पर जब मैंने खरीदा था ना, तो मेरे घर में मुझे सबने बहुत बोला कि पैसे वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो उस टाइम तो मैं पढ़ाई कर रहा था बच्चे। तो आप मुझे बताइए, मेरे पास तो पैसे नहीं थे, पर मैंने घर में बोल दिया था कि अगर आप मुझे दिलाओगे नहीं ना, खाना नहीं खाऊंगा मैं। ठीक है, तो हाँ, मतलब यही हुआ था वैसे। ठीक है, पर ना मेरे साथ मतलब क्या था, एक घर में जैसे होता है ना, आपको ध्यान है वो छोटे बच्चों की वीडियो गेम्स होती थी, जैसे मारियो, तुम लोग की तो ठीक है, वो मेरे को ना दिलाई नहीं थी। मतलब एक होता है ना बचपन का एक, पेरेंट्स के साथ एक वो रह जाता है ग्रज, कि हमारे सारे कजन्स के पास ये थी, आपने मुझे नहीं दिलाई थी। हाँ, नहीं ये बचपन ही चल रहा है अभी। ठीक है, तो मुद्दे की बात ये, मैंने 1,20 की खरीदी थी, तो बहुत महंगी थी उस टाइम के हिसाब से भाई, कम नहीं था। लेकिन आपको पता है कितने की बेची? 80,000। 12 साल बाद। अब वो दिल्ली में नहीं है, बिहार चली गई। मैंने मॉडिफाई भी कराई थी, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। अलॉयज, पेंट, ब्लैक वाली जो। हाँ, 80,000 की निकली थी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, मेरे घर में जो मुझे बोलते थे खर्चा हो गया, खर्चा हो गया, खर्चा हो गया, क्या बात का खर्चा हो गया? 1,20 की ली थी, 80,000 वापस आ गए, 40,000 ही तो डिप्रिशिएट हुई वैल्यू टेक्निकली। आप समझ रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको ये? यही तो लॉजिक लग रहा है यहाँ पर भी, कि सर खरीद तो लेंगे पर बिकेगा भी, तो नेट नेट खर्चा तो जो 4,000 खर्चा हुआ ना। तो इसी तरीके से अगर कोई मुझे बोले, कि कोई रिलेटिव बोले, अरे तुमने तो इतनी महंगी बाइक खरीदी, क्या महंगी खरीदी थी? 40,000 की कॉस्ट है। खरीदी कितनी मैंने? 1,20 की। और वो किसने दिलाई थी? पापा मम्मी ने। फिर बेची कितने की? 80,000। वो किसने रख लिए? वो मैंने रख लिए। तो ले दे के खर्चा तो 40,000 का है ना घर का बच्चे। बताइए, ऑल क्लियर टिल हेयर? तो इसीलिए हम सैल्वेज वैल्यू को माइनस करते हैं भैया। बात अभी सुनते रहिएगा। क्या आप इन सब की एंट्री डाल पाएंगे? डल जाएगी ना एंट्री? एंट्री पे चले जाएंगे, कौन डिफिकल्ट वाली करेंगे। अब मैं सेम एसएलएम को एक अलग पैटर्न से बोलने जा रहा हूं, सेम यही क्वेश्चन। फिक्स्ड एसेट कितने का था बच्चे? सैल्वेज वैल्यू 1,000। अब मैं आपको ना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रहा हूं, 25% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। प्लीज समझिए, अगर ये वर्ड लिखा होता है ना बच्चे, ओरिजिनल कॉस्ट, इसका मतलब क्या होता है? एसएलएम। ठीक है, क्या मैंने पूरे 3 फैक्ट्स में लिखा है कि एसएलएम है?
नहीं, कैसे पता लगता है? इट इज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। आगे सुनिएगा, अब आप बता दो। 1/4/20 को 5,000 का खरीदा, बहुत अच्छी बात है। 31 मार्च 21 को डेप्रिसिएशन कैसे निकालूं सर? अब की बार तो लाइफ नहीं दी हुई, अब तो रेट के हिसाब से निकलेगा। तो फिर कितना? अच्छा, रेट कितना है? 25%। किस पे लगाऊं? ओरिजिनल कॉस्ट पे। वेरी गुड। तो इसका मतलब 5,000 का, दैट इज ओके 1250। अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल। ओके, अब वैल्यू क्या रह गई? बट व्हाट अबाउट सैलवेज वैल्यू? हमको तो कुछ ऐसा डेप्रिशिएट करना चाहिए था कि डेप्रिसिएशन लगने के बाद सैलवेज वैल्यू बचती। तो बात इतनी है, चाहे लाइफ हो चाहे रेट हो, सैलवेज वैल्यू माइनस करनी होती है। आपने सीधा 5,000 पे लगा दिया, गलत था वो। डेप्रिसिएशन कैसे लगनी चाहिए थी? हाँ जी, 5,000 में से 1,000 सैलवेज वैल्यू बाहर करी, उस पे 25% लगाया, तो कितना आ गया रे? समझे? चाहे लाइफ के बेसिस पे हो चाहे रेट के बेसिस पे हो, सैलवेज वैल्यू माइनस करनी ही पड़ेगी। एंड ये आपको सेल्फ क्रिएटेड कॉन्सेप्ट्स भी बन सकते हैं अकाउंट्स में। ऐसे नहीं होता बच्चे कि पहले सुनो चीजें लॉजिकली, आप खुद से भी छोटे छोटे एग्जांपल बना के चीजों का ड्रिल डाउन कर सकते हैं कॉन्सेप्ट। तो ये सेकंड हो गया जिसमें आपका रेट के हिसाब से। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? अगर क्लियर है तो अब तो आपका SLM डन है जी। आइए अगले पे चलते हैं। WDV, क्या बता सकते हैं WDV का मतलब? अंडर रिटन डाउन वैल्यू, अंडर WDV मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कीप्स इंक्रीजिंग या कीप्स डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग, क्योंकि जो वैल्यू बच जाती है उस पर रेट लगता है। ठीक है, तो लिख दीजिएगा अंडर WDV मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कीप्स रिड्यूसिंग। इसलिए इसको रिड्यूसिंग मेथड भी बोला जाता है, डिमिनिशिंग मेथड नाम लिखाऊंगा अभी। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कीप्स रिड्यूसिंग, और फुल स्टॉप के आगे इसके नाम लिख लो बस ब्रैकेट में। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, है ना? दो नाम होते थे ना बच्चे, डिमिनिशिंग बैलेंस या फिर रिड्यूसिंग मेथड। अगर आपको बात समझ आ रही है तो इसमें कोई लंबी बात नहीं है, सीधा केस दूंगा, डेप्रिसिएशन निकाल के देना। ओरिजिनल कॉस्ट 1/4/20 को 8 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% ऑन WDV बेसिस, सैलवेज वैल्यू 1 लाख। लाइफ 5 years। बच्चे रेट को ना 20% कर लीजिएगा प्लीज। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 5 years। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं आपको समझा देता हूं। मुझे सिर्फ टेबल बनाना है, मुझे एंट्री से कोई लेना देना नहीं है। ओरिजिनल कॉस्ट कितने की है? 8 लाख। अब आप मुझे बताइए 20-21 की डेप्रिसिएशन कितनी लगाऊं बच्चे? एग्जैक्टली exactly। ठीक है, एक चीज बोल देता हूं सर, डेप्रिसिएशन जो आप लगाओगे सर एट द रेट ऑफ 20%, तो 20% इसका लगेगा, या 20% 8 लाख माइनस 1 लाख सैलरी वैल्यू? क्योंकि क्योंकि SLM में हमने 8 लाख माइनस 1 लाख करा था, WDV में होगा नहीं होता। तो आप एक टॉप पे अपने रजिस्टर के नोट लिखिएगा, जो टॉप मार्जिन होगा एक नोट लिखिएगा, अंडर WDV मेथड
under WDV method, salvage value is not to be reduced from original cost, to calculate depreciation. क्लियर है बच्चे? और उसका रीजन भी दूंगा मैं आपको कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, चलो रीजन भी लिख लो, फुल स्टॉप। बिकॉज the rate of depreciation has already incorporated the impact of salvage value। आपको याद आ रही है फाउंडेशन में हमने ऐसे लिखा था, है ना? वर्ड टू वर्ड वही पढ़ा रहा हूं, कोई भी 1% एक्स्ट्रा डेटा नहीं है। ठीक है, तो सर 20% सीधा लगता है बच्चे। ठीक है, तो 1,60,000 प्लीज आगे का निकाल दीजिए ना। 6,40,000 आ जाएगा बच्चे। हाँ जी, तो 31 मार्च 21 की वैल्यू आ गई। फिर अगली 20% की क्या हो जाएगी? 1,28,000। ये डेप्रिसिएशन हो गई 21-22 की। फिर 31 मार्च 22 की कितनी आ रही है? 5,12,000। फिर 22-23 की आ जाएगी 20%, 102400। चलो कैलकुलेटर आराम से कर। 4,09,600। ओके, देन 23-24 की 81,900, 920। फिर आ गई 31 मार्च 24 की 327,680। फिर 24-25 की बच्चे कितना? 586। 81,920। क्या था ऊपर वाली? गलत है क्या? 536 है। 2,01,44। ओ माय गॉड, क्या ये आपको पहले समझ आ गया सिस्टम? इतने की ओरिजिनल कॉस्ट थी, 5 साल डिप्रिशिएट हुआ, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, तो लाइफ खत्म हो गई। पर सर सैल्वेज वैल्यू तो बचनी चाहिए थी। सैल्वेज वैल्यू क्या मतलब होता है? जब बच जाए तो मैं इतने की बेचेंगे तो लॉजिक तो ये लगना चाहिए था ना। पर सैल्वेज वैल्यू आई मीन जो एंड में जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? क्योंकि बेटे मैंने कौन सा एक्यूरेट फॉर्मूले के अंदर निकाल के रेट निकाला था, तो आप ऊपर क्वेश्चन को अपडेट कर दो ना। सैल्वेज वैल्यू को काट के 1,00,000 को आप कितना कर दो? 262,144। क्योंकि बच्चे ये जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है ना, ये निकाला जाता है, हमने नहीं निकालना एग्जाम में, बट इसका फॉर्मूला होता है। और ये कैसे निकलता है? इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन कितने का खरीदा, कितनी लाइफ है, कितनी सैल्वेज है। जब आप इन तीनों का मिक्सचर लेते हैं तो रेट निकलता है। तो अभी ये परफेक्ट बन गया। अगर 8,00,000 की मशीनरी जिसकी सैल्वेज वैल्यू 262,144 हो और जिसका 5 साल लाइफ हो, उस पर डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा? और ये आपने 20% लगाया और एंड में आपकी सैल्वेज वैल्यू।
समझ आया बच्चे? ओके। अगर आपको इधर तक क्लियर है तो एक बार के लिए जरा एंट्री भी बोल दीजिएगा। 1/4/20 को मैं क्या एंट्री डालूंगा? फिक्स्ड एसेट टू बैंक। फिर 31 मार्च 21 को डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट एंड P&L टू डेप्रिसिएशन। वेरी गुड। देन 31 मार्च 22 एंड P&L टू डेप्रिसिएशन। फिर 31 मार्च 23 को भी डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 102400 एंड P&L टू डेप्रिसिएशन। 31 मार्च 24 को भी डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट और P&L टू डेप्रिसिएशन। और आखिरी दिन भी यही कर दूंगा। मुद्दे की बात हुई है भाई, अगर मैंने इस दिन बेच दिया इसको तो सेल वैल्यू भी ले लो यहाँ पे 2,50,000 की बेच दी बेटे। प्रॉफिट या लॉस? लॉस। तो आपको क्लियर दिख रहा है लॉस है 12,144 का। तो एंट्री डाल देते हैं बस, है ना। सेल वैल्यू है, लॉस भी मेरे को दिख रहा है 12,144 का। छोटी सी एंट्री यहाँ पे सिर्फ बच्चे सेल की डाल देते हैं बच्चे। एग्जैक्टली। बैंक P&L टू फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट कितने का? 262,144। 2,50,000 12 को। ठीक है बच्चे? ओके। कहिए साहब जी। ऑल क्लियर टिल हियर? ओके। थर्ड मेथड, सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट्स मेथड। इसमें क्या होता है सर, आइए देखते हैं। फिक्स्ड एसेट है 1 लाख का, सैलवेज वैल्यू 10,000, लाइफ 5 years। और आपको डेप्रिसिएशन कैसे निकालनी है? बाय सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट्स मेथड। तो बच्चे इसके अंदर कुछ याद है आपको क्या करा जाता था? सबसे पहले ना, अच्छा लाइफ कितनी एसेट की? 5 साल। तो हम लोग ना पहले सम ऑफ ईयर निकालते थे। कैसे निकलता था वो? 5 + 4 + 3 + 2 प्लस कितना हो जाएगा बच्चे? 15। और इसको ना लिखने का और तरीका भी होता। कोई फॉर्मूला याद है? वो दादा n × n+1/2। अरे सर ये n क्या है? अरे बेटे लाइफ। ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। क्योंकि सोचो अगर लाइफ 10 years होती तो वो सही नहीं लगता 10, 9, 8, 7 इतना लंबा लिखने का। हालांकि आप पेपर में क्या कर सकते हो, दोनों मेथड से करके भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चे, पर ये वाला तो जरूर करना। बहुत अच्छी बात है। सर ये 15 का क्या करें? बच्चे ये डेप्रिसिएशन निकलती है। और डेप्रिसिएशन में क्या होता है आप मुझे बताइए? ओरिजिनल कॉस्ट सीधा लिखता हूं। कितने का एसेट था आपका? और सैलवेज वैल्यू 10 लाख। यानी कि आप कितना डेप्रिसिएशन के लिए ऑफर कर रहे हो? दैट्स कॉल्ड डेप्रिशिएबल अमाउंट। द अमाउंट दैट आई ऑफर फॉर डेप्रिसिएशन। मैंने खरीदा 1 लाख का है, बट आई वांट 1 लाख टू बी डेप्रिशिएटेड। नो। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई 10,000 को तो साइड कर दिया ना मैंने।
कितने रुपए रह गए? 90,000। 5 साल में बिछाने हैं मेरे। और 5 साल में कैसे बिछाऊंगा? सबसे पहले साल में क्या करूंगा? 5/15। ऐसे ईयर 2 में 4/15। आप देखिएगा मैं हर बार जो अमाउंट ले रहा हूं, जो ब्रैकेट में है, वो तो हर बार सेम चल रहा है। ठीक है ना? इंटू 3/15 ईयर 4 में। सबका सम 90,000 ही आएगा जी। क्योंकि आप ये देखेंगे, न्यूमरेटर पूरा 15 आ रहा है, डिनोमिनेटर भी 15 आ रहा है। 15/15 ही तो हो रहा है ओवरऑल ले दे के। पहले साल का आपका कितना आया? कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हुई होगी। मैं 9 से वो होगा ना, 12,000 और ये 6,000। ओके, क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो इसमें एक बच्चे का एक दिमाग थोड़ा सा और अटकता है, जहां पर मैं बोलना चाहूंगा। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये अभी? ठीक है, सीक्वेंसिंग फोर्थ होगा अगर तो। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बताइएगा। फिक्स्ड एसेट 1 लाख का, सैलवेज वैल्यू 10,000, लाइफ 10 years, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 8 year। मेरे को आपसे सारा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 8th ईयर का डेप्रिसिएशन। हाँ जी, कोई बात नहीं। आपने ऐसे लिखा होगा 1 लाख माइनस 10,000। इंटू में क्या लिखा आपने? मल्टीप्लाइड में 10 तो कैसे हो सकता है? 8th ईयर इज 8। हाँ जरा इसलिए करा रहा हूँ ये। हाँ 3 होगा। क्यों? हम क्या सोचते हैं, 8th लिखा तो 8 ले लोगे, नहीं भाई। 10, 9, 8, 7, वो 8th ईयर में जाके 3 बन रहा है। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो पहले तो अब ये n × n+1 वाला, तो ऊपर तो 3 आएगा, और n × n+1/2 करा तो कितना आया? 55। 4909 है ना? 4910 ले रहा हूँ बस मैं। क्योंकि आप समझो, 8th ईयर है। 8th ईयर बहुत आगे है। ऐसे नहीं 8th हम 10, 9, 8 ले लिया, नहीं वो नहीं समझ रहे हो? ये गलती हो जाती है, इसलिए मैंने बनाया आपका एग्जाम्पल। ना इतना इतना साइंटिफिक मत हो, प्रॉपर लिख लेना और जो ले रहे हो वो पकड़ लेना। जल्दबाजी में गलत हो जाता। 10 साल है ना, पूरा लिखो इसको। तो ले दे के 8वां साल आपका ये वाला पड़ रहा है। काउंट करके आप देखो, कोई गलती ना हो बिल्कुल। लिख लिए बच्चे? अब आपके पास एक साथ तीनों मेथड्स आएंगे। कौन कौन से 3 मेथड थे वो बच्चों?
जी। एक साथ ही बनाऊंगा, कुछ ऐसा बनाता हूँ कि यहीं पे ही सारा हो जाएगा तुम्हारा। मशीनर्स, प्रोडक्शन यूनिट्स एंड डिप्लीशन मेथड। वेरी गुड। तो भैया एक ही एग्जांपल में तीनों का वो निकालेंगे बच्चे। ओरिजिनल कॉस्ट है 10 लाख, इसकी 18 लाख, इसकी 25। मैं आपको मशीन आर्ट सिखाता हूँ, फिर उसके बाद आगे वाले कॉलम अपने आप भर दोगे। ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट हम सिर्फ मशीन आर्ट पे फोकस करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगती कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आवर्स। एग्जैक्टली। एक इंसान को हम बोलते हैं 70 साल जीवेगा, 80 साल, एसेट को बोल रहे थे, यानी कि हम डिनोमिनेशन ले रहे थे ईयर्स ले रहे थे। जरूरी नहीं है कि हर एसेट की लाइफ ईयर्स पे डिसाइड, आर्ली बेसिस पे भी हो सकती। तो यहाँ पे बेसिस क्या हो जाएगा बच्चे, आवर्स। यहाँ पर क्या होता है, हाँ, यूनिट्स प्रोड्यूस, कि आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। और डिप्लीशन मेथड में ये ना होते हैं यूनिट्स एक्सट्रैक्टेड, कि तुम कितने, हाँ, माइंस वाला इतने टन्स ऑफ एक्सट्रैक्शन कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पे लगता है डिप्लीशन में। तो आइए मशीन आर पे फोकस करते हैं। लाइक ओरिजिनल कॉस्ट इज 10 लाख, सैल्वेज वैल्यू इज 2 लाख। तो मैं कितना ऑफर कर रहा हूं डेप्रिसिएशन के लिए, 8 लाख। ये जो ऑफर करना मैं बोलता हूँ ना, उसे बोला जाता है डेप्रिशिएबल अमाउंट। और अगर मैं बोलूं, मैंने पूछा अरे भैया मैं मार्केट गया, मैंने ये एसेट खरीदा 10 लाख का, उसने कहा 2 लाख रुपए आपको रिटर्न भी मिल जाएंगे कल को जब आप बेचोगे। मैंने कहा ये कितने आवर्स मशीन चलेगी, तो उसने बोला भैया जी 8,000 घंटे चलेगी ये मशीन। मैंने कहा उसके बाद, तो ट्राई कर लेना, बंद हो जाएगी अपने आप, इसमें हमने एक मीटर लगा रखा है, अपने आप बंद हो जाती है। ठीक है। तो आप मुझे बताइए, ईयर 1 में मैंने 3,000 आवर्स चलाई, ईयर 2 में मैंने चलाई ही नहीं, ईयर 3 में 4,000 आवर्स, ईयर 4 में 1,000 आवर्स। क्या आप मुझे डेप्रिसिएशन, अच्छा, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, बढ़िया टेबल बन गया भाई बहुत ज्यादा। क्या आप मुझे डेप्रिसिएशन पर आर बता सकते हैं? सबसे पहले मैं निकालूंगा डेप्रिसिएशन पर आर। तो कैसे निकालोगे बच्चे, 10 लाख का एसेट था, 2 लाख की लाइफ है, और कितने घंटे, 8,000। वेरी गुड। कितना आ जाएगा बच्चे, 100 रुपीज पर आवर। इसका मतलब पता है, 1 घंटा चलेगी तो वैल्यू कितनी गिरेगी, 100। अब आप मुझे बता दो, ईयर 1 की डेप्रिसिएशन, ईयर 2 और ईयर 4। ईयर 1 में चलिए 3,000 घंटे, तो 3 लाख, 3 लाख लिख दूं। दूसरे साल में, सर पर आप तो बोलते थे चाहे टाइम बीतता है तो भी होता है। हाँ, तो ये एक्सेप्शन है उसकी, क्योंकि ये वैल्यू ही तब गिरती है जब घंटे चलेगी नहीं। आप 10 साल बच्चा तब भी चलने की है उसमें इतनी क्षमता। ईयर 3 में 4 लाख, 1 लाख। क्लियर है ना सबको? सर कैसे निकाला, चलो मैं बता देता हूँ बच्चों। 3,000 घंटे चलिए, 100 रुपए तो लगी है वैल्यू। 4,000 घंटे चलिए, 100 रुपए। 1,000 घंटे, 100। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बन गया बच्चे।
मशीन आर्ट्स क्लियर है, ओके। अब देखते हैं सैल्वेज वैल्यू वाला, आई मीन यूनिट्स। इसकी सैल्वेज वैल्यू नहीं गिवन, मतलब जीरो, तो पूरा का पूरा डेप्रिशिएट करना है मुझे, ठीक है। एंड कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी सर जी? ये करेगी 9,000 यूनिट्स प्रोड्यूस। पहले साल में कितने करे? 3,000, दूसरे साल में 3,000, फिर 2,000, फिर 1,000। फटाफट निकाल दो ना रे। अ 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, सब बच्चों का निकल गया। पर प्रोडक्शन यूनिट कितना आया था? 200 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। क्लियर है ना बच्चे? सब बच्चों का आ गया, तो नेक्स्ट वाले पे चलूं? ओके। अब क्या है ये? डिप्लीशन मेथड। ठीक है, ऑनलाइन में भी बच्चे कर रहे हैं ना? एकदम शांति है बेटे। आदर्श जी का हो गया? अनुज, आस्था, मान्या, नेहा? आस्था दी, मान्या दी, चलो। चलो देखते हैं, अब ये वाला दूंगा, देखते हैं कौन करता है पहले, ऑनलाइन वाले बच्चे ऑफलाइन वाले बच्चे। जो भी पहले करेंगे बेटे उनको गिफ्ट मिलेगा बच्चे। गिफ्ट कौन देगा? जो बाद में करेगा वो देगा। ऑनलाइन वाले, अगर आपने पहले करा तो ऑनलाइन वाले देंगे। ठीक है, डन है ना? मतलब एक्साइटिंग गिफ्ट्स, एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स लिखा था मैंने, एक्साइटिंग भेजा था उन्होंने एक्सक्लूसिव है वो। वो अभी सोचेंगे। नहीं, मैंने वो सोचा है कि एक ना बॉक्स में वो रखूंगा, जिसमें एक बॉक्स में अलग अलग गिफ्ट्स होंगे, तो बच्चे जो निकल जाएगा उस बच्चे का, वो उसका गिफ्ट है ना। नहीं, वो अब से स्टार्ट है ना। नहीं नहीं, अच्छी बात है, आपका योगदान है। हाँ, तू डेली भाई सिर्फ डेमो ले ले यहाँ से भाई। ठीक है ना? अच्छा, अब एक चीज समझना कि डिप्लीशन मेथड में बच्चे 25 लाख ओरिजिनल कॉस्ट है, सैलवेज वैल्यू ले लो भाई 5 लाख। अच्छा, पहले मैं थोड़ा डिप्लीशन बताता हूँ। इसमें ना जो मशीनरी होती है ना बच्चे, वो ना एक्सट्रैक्शन करती है। एक्सट्रैक्शन समझ, जैसे कोल माइंस होता है, तो अब ना वो मशीनरी होती है, वो इतने टन एक्सट्रैक्ट करती है। टन समझते हो आप? एक टन में कितने किलो होता है? 1,000। तो आपको एक जनरली आइडिया होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं है कि पता ही होना चाहिए। और क्विंटल में कितना होता है? 100। गुड। 1 टन इक्वल टू 1,000 केजीज। बहुत अच्छी बात है। तो भाई मैंने मार्केट से एसेट खरीदा 25 लाख का, और सैलवेज वैल्यू कितनी है? 5 लाख की। मैंने उसको बोला लाइफ क्या है? वो कहता है कि ये ना 10,000 टन ऑफ एक्सट्रैक्शन कर लेगा। ओ माई गॉड, 10,000 टन बहुत बड़ी बात होती। हाँ, तो देखते हैं भी क्या रेट आएगा। 200 आ रहा है। और ईयर 1 में हमने कितने टन एक्सट्रैक्ट करा बच्चे? 1,500, फिर दोबारा 1,500, फिर 6,000, फिर 1,000। 3 लाख, 3 लाख,
वेरी गुड, ऑफलाइन स्टूडेंट जीतते हैं बेटे, गिफ्ट ऑनलाइन स्टूडेंट वाले हारते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स देंगे बच्चे गिफ्ट। ऑनलाइन का तो अभी तक आंसर ही नहीं आया है। नहीं क्वेश्चन से नहीं है ना, बोर्ड पे ले लो। कहिए कि आपको सारे मेथड्स क्लियर है, आपने सारे मेथड्स देख लिए, सिर्फ एक मेथड ऐसा था जिसमें मैंने सैल्वेज वैल्यू को इग्नोर कर दिया। कौन सा मेथड था? WDV। बाकी सब में सैल्वेज वैल्यू माइनस हुआ। क्लियर है बच्चे? ओके, छा गए बच्चे आप। कौन? यार छुट्टी है उनकी, यार मुझे लग नहीं रहा। पिछली बार तो हुई थी पार्टी, इस बार नहीं हुई वैसे। कोई नहीं, जाएंगे अभी थोड़ा टाइम, थोड़ा वो हो जाए, सर्दियां आ जाए फिर चलेंगे। ओ माय गॉड, एसिड डिस्पोजल बच्चे, ये ना मतलब ना थोड़ा बच्चों को टफ लगता है, पर आपने एकदम फोकस से देखना, बहुत ही इजी बना दूंगा इसको। ठीक है, एसिड डिस्पोजल रिवैल्यूएशन रहेगा और वो है। आज तो नहीं, एक क्लास और लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब इसके बाद में तुम्हारे जो एग्जाम की क्वेश्चन है ना, वही उठाऊंगा सीधे, कि पेपर में जो आ रखे हैं सीधे 3-4 साल वो कर लिए, तो आपको एक आइडिया लगे। करने तो आपने घर पे मॉड्यूल के भी होंगे, पर इतने डेटा से वही हो जाएगा। मेरे को क्वेश्चन भेज, ठीक है, स्कैनर का ही जो होगा। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझना, मैं आपको पहले ना एसिड डिस्पोजल मत सोचिए, पहले नॉर्मल सोचते हैं कि क्या चीज। सपोज करो मैंने फिक्स्ड एसेट खरीदा था 5,000 का, उस पर आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी लग चुकी है बच्चे? कैन यू टेल मी द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट? क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव नंबर 1 एज्यूम कर गए खुद से। तुमने तो फिक्स्ड एसेट की बुक वैल्यू बता दी ना मेरे को, नहीं तो तुम बोलते नहीं सर 5 ही रहेगी। क्योंकि हम नेचुरली कौन सा ऑल्टरनेटिव एज्यूम कर लेते हैं? 1। बहुत अच्छी बात है। और बेटे, मैं आपको कह रहा हूं, आपने इसको बेच दिया 3,000। कैन यू टेल मी योर प्रॉफिट और लॉस? कैन आई से लॉस 1,000? आपको मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा, मैं आपको सिर्फ जर्नल एंट्री बनाने को बोल रहा हूं इस इवेंट की। सेव, ओनली सेव, जर्नल एंट्री फॉर सेल। तो बैंक में कितना आ जाएगा बच्चे? वेरी गुड, चलो फिक्स एसेट बंद कर देता हूं पहले। 4,000 PNL। एक, सब बच्चों को क्लियर है? अब मैं आपको कह रहा हूं भाई, एसेट डिस्पोजल ना फालतू का कॉन्सेप्ट है, पर समझना जरूरी है। क्योंकि अगर पेपर को डिफिकल्ट करना है ना, तो एसेट डिस्पोजल की एंट्री से देखो, आपको पेपर में तो लेजर बनाने आने हैं, बट लेट मी टेल यू, लेजर बनाना कोई सिखाने की चीज नहीं है, वो हम प्रैक्टिस में अपने आप इनकॉर्पोरेट कर जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको एंट्रीज को ही पकड़ना। अब मैं आपको कह रहा हूं, बट सर क्वेश्चन बोल रहे हैं प्रिपेयर एसेट डिस्पोजल लेजर। तो अब आप एसेट डिस्पोजल का रोल समझिएगा। आपकी ये जो एंट्री है ना, ये एंट्री आपको नहीं डालनी है। एसेट डिस्पोजल आपको नाम में ही समझ आ रहा है कि इसका काम कब आएगा, जब आप एसेट को बेचोगे। तो आपकी ये एंट्री सही है, बट मैं इसको 3 चीजों में बांट दूं, कैसे आप समझिएगा। क्या मैं कह सकता हूं तुमने बैंक को डेबिट कर है, मैं कह रहा हूं मत कर डेबिट। सर मत कर मतलब पैसा है सर, मैंने कहा उसकी जगह मैं देखो जो एंट्री बोल रहा हूँ वो डाल। और एंट्री क्या है? बैंक टू एसेट डिस्पोजल
300। तो जो आप बैंक को डेबिट करना चाहते थे वो कर दिया मैंने, 3,000। ठीक है, फिर आपने क्या चीज डेबिट करी, पीएनएल। मैंने कहा मत कर डेबिट। अरे क्यों नहीं करेंगे सर, मैंने कहा उसको ऐसे कर, पीएनएल टू एसेट डिस्पोजल 1,000 1,000। अब बोलो सर फालतू सर, आप बैंक से तो कन्विंस हो गए होगे, इससे भी हो गए, पर ये जबरदस्ती क्यों चल रहा है जिंदगी में। अब मैं आपको बोलूंगा, तूने फिक्स्ड एसेट क्रेडिट करा है, मत कर क्रेडिट। मैंने कहा ऐसे कर, टू फिक्स्ड एसेट 4,000, डेबिट एसेट डिस्पोजल, वही तीनों चीजें, सिर्फ उसकी 3 एंट्रियां बन गई और एसेट डिस्पोजल अपने में खत्म हो गया। अगर मैं आपको बोलूं कि सर पेपर में क्या एसेट डिस्पोजल का लेजर आएगा, हाँ आएगा बेटे। इवन आपका जो फिक्स्ड एसेट है वो भी बंद कैसे हुआ है, वो बाय बैंक और बाय लॉस से थोड़ा हुआ है, बाय एसेट डिस्पोजल से हुआ है। समझ रहे हो। तो एसेट डिस्पोजल का लेजर कैसे दिखाया जाए, बाय बैंक 3,000, बाय पीएनएल 1,000। एंड यू कैन वेरी वेल से दिस, इस तरफ सेल प्राइस आ जाता है, इस तरफ बुक वैल्यू आ जाता है, यहाँ लॉस आ जाता है, तो वहां प्रॉफिट। पर ऐसे याद करने की क्या जरूरत है, आप उसको ब्रेक करके 3 एंट्री बनाओ, लेजर सामने आ जाता है। ये बात आपको अभी तो समझ आ रही है, पर जब क्वेश्चन में आ जाता है ना तो नहीं होती, तो वो देखेंगे क्वेश्चन में कैसे एग्जीक्यूट। यहाँ तक क्लियर है पहले। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसा तो नहीं है ना कि ये तो ऑल्टरनेटिव नंबर कौन सा था बच्चे, 1। टू भी तो हो सकता है जी। सर टू में क्या करोगे सर, अरे बेटे बहुत आसान, ये देखो आप ही से बनवाऊंगा, बस मैं फैक्ट्स दे देता हूँ। फिक्स्ड एसेट है 5,000 का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने रुपए से चल रहा है, 2,000, और आपने बेच दिया एसेट को 6,000। ओ माय गॉड, पहले तो आप प्रॉफिट है या लॉस है ये बता, कितने ना रे, तुम्हें समझ आना चाहिए। खरीदा कितने का था, आज तक की डेप्रिसिएशन, और तो बुक वैल्यू तो 3,000 हुई ना, लाइबिलिटी तो चलती रहती है ना। समझ आ रहा है ना आपको ये बात। 5,000 का खरीदा था, अब कितने साल हो गए मुझे क्या पता सर, लेकिन प्रोविजन कितने तक की आ चुकी है, इसका मतलब 2,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो बुक वैल्यू तो 3,000 हुई, बेचा कितने का, तो प्रॉफिट तो 3,000 का है। अब आप पहले मुझे नॉर्मल सेल की एंट्री बताइएगा पहले। एग्जैक्टली बैंक में कितना, 6,000। फिक्स्ड एसेट कितने से खत्म करूं, नहीं आप गलत कर, 5,000 से, क्योंकि ये प्रोविजन वाले में तो फिक्स्ड एसेट उसी वैल्यू पे रहता है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, हेवी हो रहा होगा, कोई नहीं, बस ये वाला कर लेते। फिक्स्ड एसेट तो इसी वैल्यू पे ही चलेगा ना बच्चे। ठीक है, और प्रोविजन कितने से खत्म करूं, बैलेंसिंग फिगर 3,000। अब क्या आप इसका एसेट डिस्पोजल नहीं बना सकते, बैंक टू एसेट डिस्पोजल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट डिस्पोजल, एसेट डिस्पोजल टू फिक्स्ड एसेट, एसेट डिस्पोजल टू पीएनएल, 4 एंट्रियां निकल कर आ जाएंगी इसकी। आइए डालते हैं बच्चे। लेजर भी बना दीजिए।
हम्म। मतलब ऐसा नहीं तो अगर अब ना पहले अच्छा आप एक सादा सा पेज में करोगे क्या करते अच्छा, हाँ वैसे कह रहा है, तो उसमें इंफ्रा टाइप कह रहे हैं या मतलब पढ़ाने का ही कह रहे हैं? पेज ही कह रहा था या मतलब? नहीं आप पे कह रहा था आप देखो थैंक यू सो मच, पहले सही नहीं पढ़ा रहा था तुम। नहीं मैंने आपसे इतनी पढ़ते थे बात भी अच्छा, पर वैसा बोला नहीं था तुमने। नहीं नहीं यार, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है कोई, हम लोग का भी ऑब्वियसली वी इम्प्रूव विद एवरी बैच। आप भी कोशिश करना इम्प्रूव करने की। चलिए यहाँ तक क्लियर है बच्चे? ओके। नहीं नहीं, आप यू आर डूइंग वेरी गुड राइट, जो चीज भाई मेहनत कर रहे हो वो दिखती है, वो तो है। अब मैं सोच रहा हूँ एक दो कॉन्सेप्ट और करा दूं क्या, हिम्मत है या थक गए हो? है ना, इजी से कॉन्सेप्ट है। हाँ, आज कम ही कराऊंगा मैं। हाँ मतलब पीडीएस भी थोड़ा सा अगर आगे बच्चे तो करा दूंगा, नहीं तो ऑनलाइन में खत्म करा दूंगा, अब एक दो दिन छुट्टी होगी ना। जीएसटी तो आज खत्म करा दूंगा, 5 की छुट्टी है। पर तुम्हारी हो सकता नहीं, फेस टू फेस होने के चांसेस कम होंगे। अगर आ रहा हूँ तो मैं ही आ रहा हूँ, दुष्यंत सर तो नहीं होंगे। मैं ही आऊंगा यार, ऑनलाइन एक दो घंटा लेके खत्म करो यार। मैं सेंटर खुलवा दूंगा, इधर प्रोजेक्टर लगा दूंगा। यार क्या है कि ना वो खत्म हो जाए यार, अब समझ मतलब समझ रहे हैं? एक दो क्लास है, धीरे धीरे कराऊंगा, नोट भी करवाने का। और कोशिश फेस टू फेस की, नहीं हो पाया तो ऑनलाइन लेके, ठीक है, अगले हफ्ते चला जाएगा नहीं तो। चलिए अब एक टॉपिक करते हैं बच्चे, इजी सा ही कराता हूँ कोई, चेंज इन मेथड रहने देते हैं, रिवैल्यूएशन कर, रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। सबसे पहले बच्चे एक चीज बताओ, आपने अगर कोई चीज 1,000 की परचेज करी, ठीक है, लेट सपोज मैंने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा 1,000, तो उस पे डेप्रिसिएशन मान लो 200 रुपए की थी, तो 200 रुपए कम हो गया जी। कैन यू टेल मी द बुक वैल्यू? 800। ऐसे थोड़ा और मैं रिफाइंड कर देता हूँ, 5 साल की लाइफ है, मैंने फिक्स एसेट खरीदा, 5 साल लाइफ है, तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, और फर्स्ट ईयर हो गया बच्चे। और फर्स्ट ईयर के एंड पे अब आपकी बुक वैल्यू कितनी हो गई है? 800। आपको वैसे आगे के अपने आप डेप्रिसिएशन के अमाउंट दिख रहे होंगे, अगर ये एसएलएम है तो कह सकता हूँ हर साल 200 200 200 200, ठीक है ना, एज्यूमिंग सैलरी वैल्यू 0, 200 200 ही करना है। लेकिन मैंने क्या करा बच्चे कि इस दिन ना मैंने अपने फिक्स्ड एसेट को रीवैल्यू कर लिया। देखो वैसे फिक्स्ड एसेट है कितने का इस दिन? 800। मैंने रीवैल्यू करा और मैंने 800 रुपए और बढ़ा दिया, यानी कि इसकी वर्थ इसका मतलब 1,600 हो गई थी। सो आप ये समझ रहे हो कि पहले साल के बाद ही कितनी वैल्यू हो गई? कैन यू टेल मी द डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 2? क्या मैं वही 200 200 रुपए कर रहा हूँ? एग्जैक्टली। अब आपको समझो कि मेरी वो जो 1,600 रुपए है वो मुझे कितने साल में गिरानी है? 4 साल बच रहा है। तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन क्या हो गई बच्चों? फिर अगली भी 400, एज्यूमिंग देयर इज नो फर्दर रिवैल्यूएशन। क्योंकि मैं आपको बस एक चीज बोलना चाह रहा था, depreciation is calculated on revalued figure, revalued balance या revalued figure, make sense? वरना आपका वो हिल जाएगा पूरा लॉजिक कि सर्विस क्या बच रही है, वैल्यू क्या बच रही है, समझ रहे हो? तो जो आपकी वैल्यू है 1,600 हो गई, तो भाई 1,600 को तो गिराऊंगा 4 साल। ओके,
यहां तक क्लियर है बच्चे? बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत छोटी सी बात थी, इतनी सी लाइन थी, बस मैंने उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बना दिया आपके लिए ताकि वो समझ आ जाए कि भाई डेप्रिसिएशन जो होती है ना वो रिवैल्यूड फिगर पर हो। आइए अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, रिवैल्यूएशन, फिर हमारा ना एक पॉइंट रह जाएगा, दैट इज चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन या चेंज इन लाइफ ऑफ द एसेट, बस एक वो पॉइंट रह जाएगा। ठीक है, और फिर आपका सारा डेप्रिसिएशन का डेटा हो जाएगा, बट आज सिर्फ रिवैल्यूएशन का क्या दोस्त? हाँ वो हो जाएगा, 10 मिनट का ही है, बस एक रिवैल्यूएशन वाला कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आराम से खत्म है। अच्छा, अब आप एक चीज समझना, रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। थोड़ा सा फॉर्मेट अलग बनाऊंगा, जैसा मैं हर बार बनाता था उससे अलग बना रहा हूँ थोड़ा। सर जी, ये साल कौन सा है बच्चे? 1/4/21। 1/4/21 को लैंड परचेज करा 5,000, क्या लैंड डिप्रिशिएट होता है? नहीं होता। हालांकि देयर कैन बी केसेस जब डिप्रिसिएशन हो जाए, लेकिन अभी तो नहीं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मैं एक जगह जानता हूं, मैं उधर आपको लैंड दिलवा सकता हूँ 10 रुपए में, आप खरीदना चाहते हैं, जितना ही एरिया है ना, 10 रुपए मिल जाए, खरीदना चाहेंगे आप? नहीं, ईरान में दिलाऊं तो क्या वहां के लैंड की वैल्यू भी गिर नहीं गई? समझो सर, वो लैंड उधर है, अभी जो मिसाइल गिर रही है, बिल्डिंग टूट रही है, उस लैंड के लिए तो बिल्डिंग तो दोबारा बन जाएगी, पर क्या लैंड की वैल्यू भी गिर गई क्या, मार्केट वैल्यू? समझ रहे हो? ऑल्दो लैंड इज देयर, लैंड हैज अनलिमिटेड लाइफ, उसकी वैल्यू नहीं गिरती, क्यों? सामने आपके एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल बन गया ये, बाकी सब एक्सेप्शन है ना, बट गिर जाती है। समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये है, आपने लैंड परचेज करा 1/4/21 को, बहुत अच्छी बात है। 31 मार्च 21 को, कैन आई से दिस इज द बुक वैल्यू ऑफ लैंड 5,000? बुक वैल्यू भी यही है, ओरिजिनल कॉस्ट भी यही है, आप इसको बुक वैल्यू बोल लो, आप ओरिजिनल कॉस्ट बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपने 31 मार्च 21 को इसको रीवैल्यू करा, मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड इज 8,000। आई एम सॉरी, 31 मार्च 22, साल खत्म हुआ, मैंने रीवैल्यू करा और मुझे पता लगा अरे वाह वैल्यू बढ़ गई, तो क्या मुझे अपनी बैलेंस शीट में 5,000 रुपये दिखाना चाहिए या बढ़ा देना चाहिए? तो बढ़ाना है, तो एंट्री क्या डालू? 31 मार्च 22 को लैंड की वैल्यू 3,000 से तो बढ़ेगी ना, क्रेडिट क्या करूंगा? रीवैल्यूएशन रिजर्व्स। रीवैल्यू, ये आपका पार्टनरशिप का रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है, वो अलग चीज होती थी। कंपनी का जो होता है वो रीवैल्यूएशन रिजर्व्स है। क्या यहां तक कोई दिक्कत बच्चे? नेक्स्ट ईयर, कैन यू टेल मी what is the book value of land now on first? Exactly. और अब मैं इसको दोबारा रिवैल्यू कर रहा हूं, और मैं कौन से दिन करूंगा बच्चे? 31 मार्च 23। और मैं आपको इतना भी बता दूं, 31 मार्च 23 को बुक वैल्यू क्या होगी? 8,000 ही। 31 मार्च 23 को मार्केट वैल्यू के अलग अलग केसेस बना रहा हूं। केस नंबर ए, मार्केट वैल्यू 10,000, ओके। अगर मार्केट वैल्यू 10,000 हो गई तो क्या एंट्री डालो? लैंड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। कितने रुपए? और भैया बात सुन लो ध्यान से, अगर मान लो सिर्फ यहां तक बात है, पूरा केस समझ के, रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितने रुपए आ रहे? 5,000 आ रहे हो, इतनी आपको समझ आनी चाहिए कि वो गायब नहीं हो जाएगा, रिजर्व बैलेंस शीट में दिख रहा होता है। पिछले साल 3,000 का बना, इस साल 2,000 का बन गया, 5,000 का रिजर्व हो गया।
यहां तक क्लियर है? लेकिन सर अगर इसकी वैल्यू 7,000 हो गई होती तो अब आप जरा इस पे फोकस मत करिए, 10,000 नहीं हुई। हाँ तो अब आप मुझे बताओ आपकी बुक्स में कितनी वैल्यू चल रही है? 8,000। तो इतना समझो कि 1,000 से तो वैल्यू गिरेगी बच्चे, 1,000 से गिरेगी ना। डेबिट क्या करो? एग्जैक्टली, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ बैलेंस ऑफ 3,000। तो कल को अगर उससे रिवर्सल होगी तो रिवैल्यूएशन रिजर्व सही होती है पर, इसका मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व 1,000। तो फिर वो पहले पीएनएल होगी। रिवैल्यूएशन रिजर्व कैन नॉट हैव अ डेबिट बैलेंस। अपने रजिस्टर में टॉप पे लिख दीजिए, रिवैल्यूएशन रिजर्व कैन नॉट हैव अ डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस समझते हो ना? नेगेटिव फॉर अ रिजर्व टू हैव अ डेबिट बैलेंस। अच्छा जी सर, अगर सर वैल्यू हो जाती 5,000, ओ माई, अच्छा 5 नहीं और कम कर देते हैं, वैल्यू हो जाती 4,000, यानी कि अब बेटे ये नहीं है, आप सोचो बुक वैल्यू कितनी है 8 और वैल्यू कितनी हो गई 4, ओ माई गॉड। तो टू फिक्स्ड एसेट कितने से वैल्यू गिर गई? 4,000। हाउ मच रिवैल्यूएशन रिजर्व यू हैव? एग्जैक्टली, गुड। तो पहले तो वो खत्म होगा, क्यों? इस एसेट की हिस्ट्री है, पहले बढ़ा दी अब कम करो तो वो बढ़ा हुआ रिजर्व खत्म करो बस, और जो बच गया वो बच्चे एग्जैक्टली पीएनएल में 1,000। सेट है ना कहानी? ये मैंने आपके साथ पैरेलल इसलिए बनाया ताकि आपको सारे केसेस दिख जाए। अब आप मुझे बताइए, जैसा कि आपने बोला, अगर आप इस केस को ध्यान से देखोगे तो मैंने ईयर 1 में वैल्यू बढ़ाई थी या कम करी थी? बढ़ाई थी ईयर 1 में। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं ईयर 1 में ही एसेट की वैल्यू कम कर दूं और एंट्री आप डालना पे, ठीक है? और बस फिर नमस्ते जी। 1/4/21। लैंड की वैल्यू है 5,000, बुक वैल्यू 31 मार्च 22, मार्केट वैल्यू है 3,000। एंट्री बताइएगा 31 मार्च 22 को, 31 मार्च 22 को फटाफट एंट्री बताइएगा। पीएनएल टू लैंड, हाउ मच? 2,000। 1/4/22 को व्हाट इज द बुक वैल्यू नाउ? 3,000। 31 मार्च 22 को व्हाट विल बी द बुक वैल्यू? सेम, क्योंकि लैंड पे डेप्रिसिएशन तो नहीं होता। अब मैं आपको कह रहा हूं 31 मार्च 22 को अब मैं आपको मार्केट वैल्यूज दूंगा और उसके 3 केसेस बनेंगे। 31 मार्च 23, 31 मार्च 23, और मैं आपको ये कह रहा हूं कि पॉइंट नंबर A B C है, ठीक है? और उसमें ये कह रहा हूं कि भाई मार्केट वैल्यू 2,000 हो गई, ओ माय गॉड, और गिर गया बच्चे, क्या एंट्री डालूं? एग्जैक्टली, पीएनएल टू लैंड 1,000 और 1,000। और अगर सर मेरी जो मार्केट वैल्यू है अगर वो 4,000 हो जाती तो मुझे अभी बुक वैल्यू कितनी है? 3,000, और 4,000 हो गई। तो एक बात तो तय है कि मैं लैंड को डेबिट कर दूंगा 1,000, क्रेडिट क्या करूं? एग्जैक्टली, क्योंकि भैया
पहले का जो पीएनएल खराब करा उसकी रिकवरी कराओ पहले। लास्ट पॉइंट बच्चे, सर जी 8,000 वैल्यू। पहले मुझे ये बताओ, बुक वैल्यू 3,000 है, मार्केट वैल्यू 8, 5,000 से लैंड डेबिट हो जाएगा। पीएनएल कितने रुपए से खराब कर दिया था मैंने पीएनएल की शेयर? 3 से करी थी। 2,000 ब्रो, पिछले साल का चेक करूंगा ना। हाँ, ये तो अब केस हट गए ना सारे, है ना। पीएनएल 2,000 से खराब करा हुआ है मैंने। तो अब क्या करूंगा बच्चे, 2,000 से बढ़ जाएगा, और बाकी कहां से बढ़ जाएगा रे भाई? ये साहब, ऑल क्लियर टिल है। वेरी 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 गुड। आपने बहुत सारा डेटा करा है आज, और बहुत ही प्रिसाइज लेवल पे करा है। इसके नोट्स बना लेना बच्चे अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका सारा डेटा कवर हो। लिख रहे थे क्या? ठीक है जी, तो यहां तक रखते हैं बच्चे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेप्रिसिएशन की प्रैक्टिस करेंगे। अगर एक चीज बता